गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? नेक्स्ट जेन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट जेन इकोनॉमिक्स। अभी हम पीवाईक्यू पॉलिटी का देखेंगे, ईपीएफओ का, जो नेक्स्ट मंथ जो है आपका एग्जाम है। बस इसी मंथ कहिए 30 दिन 29 दिन और बचा है। इसका पॉलिटी देखेंगे। आपको ज्ञात हो कि हमने वी हैव कंप्लीटेड मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू फॉर ईपीएफओ फ्रॉम 2002 टू 2023। 2 साल में प्रोबेबली एग्जाम हो रही है, तो इस तरह से एंशियंट हिस्ट्री भी हमने कंप्लीट किया। लेबर लॉ 2 पार्ट कंप्लीटेड है, वो चल रहा है, वो भी जल्दी खत्म होगा। पॉलिटी का वेटेज थोड़ा कम है, बट ये सब है कि आप गलती का संभावना अगर आप करेंगे तो आउट ऑफ द रेस हो जाएंगे। लेबर लॉ का बहुत ज़्यादा जो है आपका वेटेज है, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, तो यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन लेबर लॉ, मैथमेटिक्स पोर्शन, कंप्यूटर पोर्शन, एज वेल एज दिस स्टैटिक पोर्शन, जिसमें गलत होने की संभावना कम है। उसके बाद और किसी को आप देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री भी आप गलत करने का संभावना कम है। चलिए देखते हैं। तो ये 2017 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि which one of the following is not a feature of monopolistic competition। मोनोपोली और कंपटीशन दोनों इसमें है, तो ये इंटरमीडिएट बिटवीन क्या है आपको, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन, दोनों के बीच का जो है इंटरमीडिएट बाजार है। ऐसा बाजार जहां पे मोनोपोली भी है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी है, और क्या है, फिर भी वहां पे कंपटीशन है। ठीक, अभी देखेंगे इसको वन बाय वन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकारवादी प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की विशेषता नहीं है। इस पे फोकस करिए। हमेशा गलती होता है, नहीं है कहीं पूछ देता है, ठीक है। तो कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इन द मार्केट, बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं की संख्या, बड़ी संख्या। डिफरेंशिएटेड क्या, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कंस्टिट्यूट द मार्केट, प्रोडक्ट इन द मार्केट इज होमोजेनस। उसके बाद सेलिंग कॉस्ट आर यूज फॉर सेल प्रमोशन। आंसर इसका क्या है, सी। बाजार में उत्पाद जो है वो समरूप है, होमोजेनस होता है, ठीक है। इसके कारण से वो कंपटीशन वाली सिचुएशन जो है वो होता है। आइए इसको नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए ये टाइप्स ऑफ मार्केट है, ये जो आप देख रहे हैं वो टाइप्स ऑफ मार्केट है, और इसका क्या क्या विशेषता है ये भी हम देखेंगे। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट फीचर्स है मार्केट का, और ये परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता, और ये क्या है, एकाधिकारवादी प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब अलग अलग कंपोनेंट्स इसका लेंगे, अलग अलग फीचर लेंगे और देखने का प्रयास करेंगे नंबर ऑफ फर्म के आधार पे। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म, बहुत सारा जो है आपका सेलर होगा, ढेर सारा सेलर है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में, इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज क्या है, प्राइस टेकर, मेकर नहीं। क्या है फर्म, प्राइस टेकर है, प्राइस टेकर। क्यों ऐसा है प्राइस टेकर, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना कंपटीशन है कि थोड़ा सा भी प्राइस अगर कोई फर्म बढ़ा दे, कोई जो दुकानदार है अगर इस तरह का थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा देगा, तो कंज्यूमर विल मूव टुवर्ड्स द अदर सेलर, ठीक है। इस कारण से प्राइस टेकर। मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस मेकर। दो दुकान है, अलग अलग प्रोडक्ट है, जितना चाहे प्राइस रखे, तो मतलब कंज्यूमर हैज नो ऑप्शन, उनको या तो कंज्यूम करे या तो कंज्यूम नहीं करे, दो ही चीज हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, ये परफेक्ट कंपटीशन का बीच का सिचुएशन है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, यहाँ भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, बट फ्यूअर देन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन से कम है। जैसे ही बोले थे कि इंटरमीडिएट बिटवीन क्या आपका परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, तो यहाँ पे आपको ये दिखता है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट में अगर देखें तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, होमोजेनस प्रोडक्ट होता है, एक ही तरह का प्रोडक्ट। बोतल बेच रहा है पानी वाला, तो हो सकता है कि दूसरा फर्म तीसरा फर्म भी बेच रहा हो उसी तरह का। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएटेड है, किस आधार पे, ब्रांडिंग पे, गुणवत्ता पे, क्वालिटी, फीचर्स जो है विशेषता पे,
ये सब पे डिफरेंशिएटेड है। कंट्रोल ओवर प्राइस तो क्या होता है, नो कंट्रोल ऑफ फर्म। अभी बोले ना कि प्राइस टेकर है, मतलब फर्म के पास कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस को सेट करने का। ठीक, बाजार सेट करेगी, मार्केट विल सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे सम कंट्रोल ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, चूंकि सम डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट है, इसके कारण से क्या है कि आप आगे पीछे कुछ प्राइस को कर सकते हैं। देखिए दोनों फोन है, सैमसंग भी फोन है, वीवो भी फोन है, बट बोथ द फर्म जो है वो क्या कर सकती है, आगे पीछे प्रोडक्ट को कर सकती है। ठीक, तो ये हो गया। अब एग्जिट और एंट्री का बात करें कि क्या एक फर्म बाजार में आ गया और आसानी से एंट्री कर पाएगा, या आने के लिए ही एंट्री कर पाएगा, या अगर उसको हानि हो रहा है तुरंत बाहर जा सकता है। तो आप परफेक्ट कंपटीशन में देखेंगे, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में फ्री एंट्री और एग्जिट होता है। आराम से लग रहा है कि हम बेनिफिट में नहीं है, निकल गए, लग रहा है कि नहीं प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या है, मार्केट में बने हैं, नया फर्म भी आ सकता है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्या है, रिलेटिवली फ्री बट स्लाइटली रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अपेक्षाकृत क्या है, स्वतंत्र, पर कुछ सीमा है, कुछ लिमिटेशंस है। और मोनोपोली में क्या है, आराम से आप क्या कर सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं। फर्म का अपना है, प्रोडक्शन यूनिट है, हर चीज है, आप इजिली आप निकल नहीं सकते हैं। एंट्री भी आसान नहीं है मोनोपोली में। डिमांड कर्व कैसा होगा यहाँ पे, तो परफेक्टली इलास्टिक होगा और हॉरिजेंटल होगा। कैसा होगा, हॉरिजेंटल होगा इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा बट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। सब देखेंगे, जब मार्केट हम पढ़ेंगे वहां पे हम सब देखेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट में। अभी बस इतना से ही हमारा काम चलेगा। सेलिंग कॉस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, अब्सेंट होता है। नो नीड फॉर एडवर्टीजमेंट का जरूरत नहीं है। आप चूंकि सेम तरह का प्रोडक्ट बहुत सारे फर्म है, जहां भी जाइए आप खरीद लीजिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि ब्रांडिंग है, तो यहाँ पे ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, तो ये सब सेलिंग कॉस्ट इसमें आता है। इसलिए रिलेटिवली हायर प्राइस है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, ठीक है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, दीर्घकाल संतुलन में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट बट एक्सेस कैपेसिटी, फुल इफिशियंसी में ये काम नहीं करता है। सामान्य लाभ पर अतिरिक्त क्षमता, आपको हम बताएंगे जब हम मार्केट पढ़ाएंगे उसमें कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, शट डाउन पॉइंट क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज बताएंगे। बट यहाँ पे हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, इसीलिए केवल हम, क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा है। जब आप इकोनॉमिक्स, प्रॉपर इकोनॉमिक्स हमसे पढ़ेंगे तो वहां पे हम सारा चीज बताएंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम बता देते हैं कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। आई एम अ पीएचडी रिसर्च स्कॉलर। ओके, एग्जाम्पल कुछ तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कृषि उत्पाद, व्हीट, राइस, कॉटन, सब लोग बेच सकता है, प्राइस ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स जैसे टूथपेस्ट, अलग अलग ब्रांडिंग का टूथपेस्ट पेस्ट जो है, सॉप जो है, तो ये सब क्लॉथिंग आइटम्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह, उसका प्राइस ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। नंबर ऑफ रेस्टोरेंट भी ढेर सारा है, फिर भी प्राइस ऊपर नीचे। इट डिपेंड्स अपॉन ब्रांडिंग एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एट सम एक्सटेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो सोशल कॉस्ट इज हायर देन इकोनॉमिक कॉस्ट, क्वेश्चन पूछा है। देखिए कितना अंदर से जाकर के पूछ रहा है। तो अगर आप सारे स्टेटमेंट को, वहां से मार्केट का क्वेश्चन था, तो जब तक हम पूरा मार्केट ना देख लें कैसे हम कह सकते हैं कि हम क्वेश्चन हमसे बनेगा। इसलिए आपको ध्यान देने का जरूरत है। पीवाईक्यू केवल क्वेश्चन देख लिए, ए बी सी कर देंगे तो वहां पे आपको गलत हो जाएगा। कह रहा है सोशल कॉस्ट इज हायर देन इकोनॉमिक कॉस्ट बिकॉज, सामाजिक लाभ आर्थिक लाभ से क्या होता है, ज्यादा होता है। आर्थिक लाभ इकोनॉमिक कॉस्ट से अधिक होती है। क्यों, सामाजिक लागत। देखिए सोसाइटी इज बिगर देन इकोनॉमी, ऐसा है क्या, इकोनॉमी से बड़ा कोई है। कहते हैं कि हिंदू सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी, या सोसाइटी ऑफ प्रिविलेज सेक्शन जो है, ये सब सोसाइटी ऑफ विमेन। लेकिन जब इकोनॉमी कहेंगे तो इंडियन इकोनॉमी, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या, क्लास, कास्ट, रिलीजन, रेसेस, ठीक है।
ये सब को मतलब परे जो है इकोनॉमी एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये क्या होता है, गलत होता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या करा है, पिछले क्वेश्चन में जो आप देख रहे थे, पिछले क्वेश्चन में पूछा था क्या, नोट करेक्ट, नहीं है, क्या पूछा था, नहीं है। सो सी जो है गलत है। बाजार में उत्पाद होमोजेनस होता है। होमोजेनस किसमें होता है, ये होमोजेनस किसमें होता है, परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, ना कि मोनोपोलिस्टिक में। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हाँ, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कर रहा है कि सोसाइटी इज बिगर देन इकोनॉमी, तो ये तो गलत हो गया। सोसाइटी इंक्लूड पॉलिटी व्हाइल इकोनॉमी डज नॉट इंक्लूड इट, नहीं, इकोनॉमी किसी से छूता नहीं है। अगर पॉलिसी में चेंज होता है ड्यू टू पॉलिटिकल हिंड्रेंस कहिए, या पॉलिटिकल प्रभाव के कारण से, राजनीतिक प्रभाव के कारण से कुछ अगर हम मतलब स्टेप्स लेता है गवर्नमेंट, लेती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था भी क्या होता है, उससे इकोनॉमी भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी पे। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी बी रॉन्ग। कोस्ट बोर्न बाई क्या, बेस्टेंडर्स इज क्या, पॉजिटिव, हाँ, दर्शकों द्वारा वहन की जाने वाली लागत सकारात्मक होती है, बिल्कुल सही। कैसे, अभी हम बताएंगे। सोसाइटी इंक्लूड बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, समाज में उपभोक्ता और उत्पादक दोनों सोसाइटी में है, क्या ऐसा है क्या, तो सी करेक्ट आंसर है। बहुत लोग कंज्यूमर नहीं है और उपभोक्ता भी नहीं है। अब देखिए डिफरेंट तरह का कोस्ट है। सी ऑप्शन क्यों था, सी ऑप्शन क्यों करेक्ट था, तो देखिए सी ऑप्शन इसीलिए करेक्ट था यहाँ पे कि कोई अगर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कोई अगर प्रोड्यूस कर रहा है आपको, तो वहां पे क्या है, एक्सटर्नलिटीज क्रिएट होता है, जैसे कि इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज, से फॉर एग्जांपल क्रेशर मशीन है जहां पे, या कंस्ट्रक्शन जहां पे हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट, तो उसका जो इन्वायरमेंटल रिपरकशन है, जो डस्ट पार्टिकल है, वो दूसरे को प्रभावित कर रही है, तो कोस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही कह रहा है कि कोस्ट बोर्न बाई क्या, ये पॉजिटिव होता है। जो वहां पे लोग हैं जो इन्वॉल्व नहीं है मार्केट मतलब कि प्रोडक्शन में या कंजम्पशन में, वो भी उससे क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट आया है, सीएसआर। जो कॉर्पोरेट आती है मार्केट में काम करती है, वो चैरिटी का भी काम करती है। इन्वायरमेंटल कोस्ट जो डैमेज हुआ है, जो उन लोग को जिससे बहुत सारे अस्थमा की बीमारी हुई है, ये लोग हॉस्पिटल, कैंसर अस्पताल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे ही वहां के लोग को हानि पहुंचता है, तो बहुत सारी फैसिलिटी जो है वो, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और अपना जो टाटा है, ये बहुत बढ़िया इसमें वर्क करती है, ठीक है। ऐसे भी टाटा इज फॉलोइंग इथिकल बिजनेस, जैसे ही टाटा कहते हैं इसका मतलब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का हमारे मन में आता है, एक अच्छा सैलरी का हमारे मन में आता है, तो ये हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, टाइप्स ऑफ कोस्ट देखेंगे यहाँ पे। हाँ, तो देखिए टाइप्स ऑफ कोस्ट में क्या होगा, पॉजिटिव कोस्ट, ठीक है, प्राइवेट वर्सेस सोशल कोस्ट। प्राइवेट कोस्ट क्या है, हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको प्राइवेट कोस्ट और सोशल कोस्ट क्या है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, अभी हम देख रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्राइवेट कोस्ट वह लागत है जो किसी व्यक्ति या फर्म के द्वारा किसी आर्थिक गतिविधि में सीधे भाग लेता है। जैसे कि हम कोई फर्म खोले, कोई प्रोडक्ट का हम ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा जो लगाया हुआ कोस्ट है वो क्या है, प्राइवेट कोस्ट है, ठीक। लेकिन इट इंक्लूड क्या, थिंग्स लाइक कोस्ट, लेबर, रॉ मटेरियल, ये सब जो लगता है प्रोडक्शन में, ये हो गया।
इट इज द कोस्ट प्रोड्यूसर कंसिडर व्हेन मेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, कैसे वो प्रोड्यूस करेगा, किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, उसमें क्या है आपको। सोशल कॉस्ट क्या होता है? सोशल कॉस्ट होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण से यह किसी आर्थिक गतिविधि की समाज द्वारा वहन की जाने वाली कुल लागत होती है। आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और सोसाइटी क्या है, वो सफर कर रही है, वो भी कॉस्ट इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा सोशल कॉस्ट में। ठीक है, दिस इज द सम ऑफ प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट। बोले थे ना, निगेटिव एक्सटर्नलिटी जो क्रिएट होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। एक स्कूल खोला गया तो समाज के जो बच्चे आसपास के हैं उसमें जाने लगे पढ़ने के लिए। एक एनजीओ खोली, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का ओपनिंग हुआ और बहुत सारी महिलाओं को, जो बेरोजगार युवक हैं, उनको जॉब मिल गया। इट्स कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, सकारात्मक बाह्यता होता है। लेकिन कोई इंडस्ट्री खुला जो पोल्यूशन छोड़ रहा है, पोल्यूट कर रहा है एटमोस्फेयर को, सॉइल को जो है वो भी पोल्यूट कर रहा है, इरोड कर रहा है बिल्डिंग के मटेरियल्स को, पेंट को। ठीक है, तो ये सब, कोई लीकर इंडस्ट्री है जो शराब नहीं भी पीते थे, आसपास के लोग पीने लगे, तो ये सब चीज जो है निगेटिव एक्सटर्नलिटीज, नकारात्मक जो है बाध्यता क्रिएट करता है। तो उस कोस्ट को भी हम जोड़ते हैं प्राइवेट कोस्ट के साथ, तो क्या होता है, सोशल कोस्ट, सामाजिक लागत। ठीक है, निजी लागत प्लस निगेटिव एक्सटर्नलिटीज के कारण से या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के कारण से जो ये हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला इसका यही है कि सोशल कोस्ट जो आपका है, प्राइवेट कोस्ट प्लस एक्सटर्नल कोस्ट। ठीक है, बाकी आपको समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेस ऑन कोल। देखिए ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी का क्वेश्चन जो है, आप थोड़ा सा समझ में चेंज करेंगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। कहते हैं ना, खुदा, ये नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। ठीक, छोटी सी बिंदी अगर आप चेंज करते हैं तो बहुत बदलाव आता है हिंदी में, उर्दू में। ठीक है, तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स में प्रिसाइज टर्म है, उसका डिफिनेशन भी प्रिसाइज है, वही होगा। तो कह रहा है सेस, ये क्या होता है, उपकर। सेस ऑन कोल एट 100 रुपीज पर टन इस टाइप ऑफ क्या, कोयले पे 100 रुपये पर टन जो सेस लगता है, उपकर लगता है, किस प्रकार का है। देखिए क्या है, कार्बन टैक्स है, कार्बन सब्सिडी है। कार्बन के लिए सब्सिडी क्यों मिलेगा भाई, कार्बन उत्सर्जन आप कर रहे हैं तो कोई सब्सिडी क्यों। तो दूसरा तो गलत है, कार्बन इंसेंटिव फॉर टेक्नोलॉजी, ऐसा है क्या, सेस लगा रहे हैं, उपकर, कर के ऊपर भी कर लगा रहे हैं, टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, कार्बन इंटेंसिव फॉर क्या, सेलिंग कार्बन परमिट, कार्बन परमिट बेचने के लिए कार्बन प्रोत्साहन नहीं। हम अभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कोल है वो उसको प्रोत्साहन करेंगे नहीं, वो जो उपकर जो है यहाँ पे, तो समझ में आया। कभी कभी चीजें हमें नहीं आएगी पेपर में, फिर भी हमको डील करके आना है, क्योंकि सामने वाला तो अपना आईक्यू का यूज करेंगे और प्रोबेबली करेक्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, टैक्स ऑन कार्बन। ठीक है, कार्बन टैक्स हो गया, जो उत्सर्जन कर रहे हैं कार्बन का, उसके कारण से जो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो रहा है उसके लिए लगाया जाता है। क्या है, कार्बन टैक्स इज अ फी इम्पोज्ड ऑन इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोल का प्रोडक्शन होगा, कोल कहीं यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेगा। ठीक है, उसके कारण से निगेटिव एक्सटर्नलिटी जो क्रिएट होगी, उसके कारण से ये लगाया जाता है, ताकि उस सेस का यूज कहीं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज या मिटिगेट करने के लिए, वो जो नकारात्मक बाध्यता क्रिएट हुआ है समाज में, उसको मिटिगेट करने के लिए, ये चीज आपको कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कोल पे, आयल पे, नेचुरल गैस पे, ये सब पे लगाया जाता है। ठीक है, द गोल ऑफ कार्बन टैक्स इज टू क्या, मेक पोल्यूटर पे इन्वायरमेंटल डैमेज। जो पोल्यूटर है, मतलब जो प्रोडक्शन यूनिट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो जो
इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है उसके उसके प्रभाव को कम करेगा, शेष लेगा, पेड़ पौधा ये सब जो समाज में जो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट हुआ है उसके कारण से। ये बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ हाई कार्बन एक्टिविटीज इट इंसेंटिवाइज क्या बिजनेसेस एंड कंज्यूमर टू रिड्यूस क्या कार्बन फुटप्रिंट। शेष अगर आप बढ़ा देंगे तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहेगा, प्रोड्यूसर चाहेगा कि हम कोई नया तकनीक का यूज करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करें, ताकि कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो और क्या हो, कार्बन का जो इमिशन है वो कम हो और उसका शेष जो है कम लगे, जिसके कारण से उसका प्रॉफिट बढ़े। ठीक, तो ये चीज है, समझ में आ गया शेष और क्वेश्चन वो बन गया। भारत में कोयला पे जो सेस लगता है वो तो क्लीन एनर्जी सेस, इसको क्या बोलते हैं, क्लीन एनर्जी सेस इंडिया में बोलते हैं। लेटर क्या है, जीएसटी के साथ ये भी आ गया, आपका मर्ज हो गया। ठीक है, ऑल्दो इट रेवेन्यू वाज यूज्ड टू क्लीन एनर्जी, इंसेंटिवाइज करता है कि आप मतलब स्वच्छ ऊर्जा का यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ द फॉर्मर क्या, कोर इन्फ्लेशन जो है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन से भिन्न होती है, क्योंकि तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि कोर इन्फ्लेशन क्या है और आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, क्रॉलिंग इन्फ्लेशन क्या है। बहुत तरह का इन्फ्लेशन होता है, डबल डिजिट में जाएगा, गैलोपिंग होगा, गैलोपिंग इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो वो सब होगा। तो पहले इसको देखते हैं। कह रहा है कि कोर इन्फ्लेशन इग्नोर द आर्टिकल ऑफ वोलाटाइल नेचर इन प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंसीडर, मान लीजिए हम एग्जाम में बैठे हमको कुछ नहीं आ रहा है, तब क्या, हमेशा ऑप्शन को पूरा पढ़िए। कंसीडर आर्टिकल ऑफ वोलाटाइल नेचर इन प्राइस इंडेक्स, जी नहीं। इट इज बेस्ड ऑन कमोडिटी प्राइस इंडेक्स, केवल कमोडिटी ही नहीं रहता है, गुड्स भी रहेगा। ठीक है, कंसीडर ओनली कोर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन इन प्राइस इंडेक्स, जी नहीं। ए इसका करेक्ट आंसर है, कैसे है अभी देखते हैं। ये है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन और ये है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर क्या करता है, टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग क्या, कमोडिटी, जिसमें फूड, एनर्जी, प्राइस सब आ जाएगा, ऑयल, गैस, which tend to be क्या, मच मोर वोलाटाइल। देखते हैं पेट्रोल का प्राइस एकाएक बढ़ जाता है, प्राइस ऑफ पेट्रोल एकाएक इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारा और जो गुड्स है, पेट्रोल, फूड आइटम्स का इंक्रीज डिक्रीज बहुत जल्दी करता है, लेकिन बहुत सारा जो है आर्टिकल है उसका प्राइस क्या है, लंबे समय तक स्थिर रहता है। लॉन्ग टर्म अगर प्लान देखना है तो हमें फूड और एनर्जी को निकालना होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन में शामिल है ये। ठीक, कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी को निकाल दीजिए, बन जाएगा कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, देखिए कोर इन्फ्लेशन कंसीडर क्या, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट कमोडिटी प्राइस लाइक वोलाट वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब जो ऑयल का प्राइस ये सब होगा। कोर इन्फ्लेशन में गुड्स और सर्विस दोनों आ गया इन हेडलाइन इन्फ्लेशन में, और कोर इन्फ्लेशन में क्या है, ऑल आइटम्स ऑफ सीपीआई एक्सेप्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जितना आइटम है, गुड्स एंड सर्विस सब, उसमें से आप फूड और एनर्जी को निकाल दीजिए, क्या बन जाएगा, कोर इन्फ्लेशन बन जाएगा। ठीक है, अब बेस्ड ऑन क्या, काउज, काउज के आधार पे क्या होगा इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर कॉस्ट बढ़ रहा है प्रोडक्शन का, उसका सामान, जैसे से फॉर एग्जांपल कार इंडस्ट्री, फॉर अ कार इंडस्ट्री क्या हो जाएगा, अगर टायर का प्राइस बढ़ रहा है, अगर हेडलाइट का प्राइस बढ़ रहा है, पेंट का प्राइस बढ़ रहा है, अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ कार विल क्या, वो अप। ठीक है, उसके कारण से क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुआ, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। अगर मार्केट में सबके पास पैसा आ गया,
इफ इंटरेस्ट रेट जो है घट जाता है, रेपो रेट घट गया, मार्केट में प्राइस सबके पास आ गया, सब एम्प्लॉयड हो गया, तो क्या हो जाएगा, डिमांड करने लगेगा सब लोग। से फॉर एग्जाम्पल ये ओनियन है, इतना ही ओनियन है, और खरीदने वाले बहुत सारे हैं, डिमांड इसका क्या है, बहुत सारा है। तो इसके कारण से जो प्राइस में वृद्धि होगी वो क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन रेट तो क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तरह तरह का ये आपका इन्फ्लेशन है, और ये ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है आपका इन्फ्लेशन। ठीक है, तो बाय रिमूविंग क्या, इकोनॉमिक एंड सेंट्रल बैंकर क्या क्या करता है, कैन गेट अ, मतलब कि क्लियरिटी मिलता है सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक को क्या मिलता है, क्लियरिटी मिलता है इससे। लॉन्ग टर्म प्राइस ट्रेंड करती है, जितना भी सेंट्रल बैंक होता है वो किस पे वर्क करती है, तो कोर इन्फ्लेशन पे वर्क करती है, ना कि हेडलाइन इन्फ्लेशन पे। ठीक है, इन्हें हटाने से अर्थशास्त्री को केंद्रीय बैंक दीर्घकालिक मूल्य प्रवृत्तियों का अधिक स्पष्ट और स्थिर जो है समझ प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो फूड और एनर्जी है वो बहुत ही वोलाटाइल है। आइए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन रेट के आधार पे कि किसको गैलोपिंग बोलेंगे, किसको क्रीपिंग बोलेंगे, किसको वॉकिंग बोलेंगे, किसको हाइपर बोलेंगे, ये आपका है। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन जो है लेस देन 3% है तो क्या बोलेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीप मतलब होता है ना धीरे धीरे, क्रीपर्स देखते हैं, क्लाइंबर्स जो होता है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो 3% से अगर कम है तो क्या बोलेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। और ये क्या है, मैनेजेबल है और हेल्दी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ है, इतना नहीं रहेगा इन्फ्लेशन तो कैसे बढ़ेगा, जरूरी है। खास करके डेवलपिंग कंट्री में इन्फ्लेशन जरूरी है। फ्लिप कर पढ़ेंगे तो उसमें भी दिखेगा। फिर क्या है आपको, वॉकिंग और फ्लोटिंग इन्फ्लेशन 3 से 10% के बीच में अगर है, ग्रेटर देन 3% एंड लेस देन 10% तो क्या होगा, मॉडरेट है। और ये वार्निंग है कि इसको जल्दी से कंट्रोल करिए, अगर डैमेज नहीं करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। ये क्या है, तो आपको वॉकिंग। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, या रनिंग इन्फ्लेशन, ये क्या होगा आपका, तो 10 to 50% अगर पहुंच जाए इन्फ्लेशन, ग्रेटर देन 10%, लेस देन 50%, तो आपको क्या है, रेपिड एंड डीस्टेबलाइजिंग सिवियरिटी, सिवियरली इंपैक्टिंग परचेजिंग पावर एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आपको ये बर्बाद कर देगा, जल्दी से कुछ करिए। मतलब जल्दी क्या, समय बीत गई, अब आप हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जाएंगे, जो वेनेजुएला में हुआ था। वेनेजुएला में यही हुआ था, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होगा, मोर देन 50% पर मंथ, कहीं भी बढ़ सकता है, कितना भी बढ़ सकता है। तो ये मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो यही से प्लान बनाना चाहिए। सीआरआर, एसएलआर, बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, सेंट्रल बैंक का जो गवर्नमेंट का जो फिस्कल पॉलिसी है, टैक्स, सब्सिडी, ये सब का एक कोहेरेंस होने का बहुत जरूरी है। ठीक है, तब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। महंगाई जरूरी है लेकिन इतना जरूरी नहीं। Who among the following is the author of book Choice of Technique? चॉइस ऑफ टेक्निक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसमें तो कुछ कहना नहीं है, अमर्त्य सेन इज द राइटर ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। इसमें कोई मतलब जरूरत नहीं है कि आगे और देखने का, ये ऐसा क्वेश्चन अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो अच्छा। क्या चॉइस ऑफ टेक्निक सुनने से ही लग रहा है कि अमर्त्य सेन क्या कहना चाह रहे होंगे। हर इकोनॉमी का अपना अपना नेचर होता है। जैसे कि अमेरिका का इकोनॉमी क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है, वहां कैपिटल कम इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल है, तो वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मशीन का यूज करेंगे। बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, बांग्लादेश, जहां पे मतलब लेबर फोर्स बहुत ज्यादा हो, अनस्किल्ड ही हो, इंडिया में तो स्किल्ड लेबर भी है और अनस्किल्ड लेबर भी है, इतनी जनसंख्या है, अगर आप वहां पे कैपिटल इंटेंसिव करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कॉस्ट ज्यादा, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तभी तो एफडीआई आता है यहाँ पे।
दूसरी बात क्या है, एफडीआई और भी जो बैंक्स वगैरह जो है, इंश्योरेंस सेक्टर यहाँ पे पेंट्रेट करने की कोशिश करती है सोसाइटी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका कि चॉइस ऑफ टेक्निक इसीलिए लिखे कि डेवलपिंग कंट्री में क्या चाहिए, जहां पे जनसंख्या ज्यादा है वहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर यूज करेंगे तो लेबर को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, धीरे धीरे वो सीख भी जाएंगे, स्किल भी हो जाएगा, फिर डिमांड भी करेंगे, जब उनका अर्निंग होगा तो डिमांड करेंगे। तो वही बताते हैं ये बुक जो है 1960 में प्रकाशित हुआ और प्रभावशाली कार्यों में से एक माना जाता है अमर्त्य सेन का। बस यही है कि लेबर एबेंडेंट जो कंट्री है वहां पे क्या करना चाहिए, लेबर इंसेंटिव इंटेंसिव इंडस्ट्री लगाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज फॉर्मुलेटेड द नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च बाय क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कब? तो आपका नवंबर 2016। 2017 का क्वेश्चन है पीवाईक्यू, ये ईपीएफओ का, और 2016 का मतलब ये करेंट अफेयर्स इकोनॉमी, जिसका नेचर है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी का, उससे पूछा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी, राष्ट्रीय छात्र स्टार्टअप नीति का निर्माण किया था, इसे नवंबर 2016 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया। कौन है इसमें? यूजीसी है, एनसीईआरटी है, एआईयू है या एआईसीटीई है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और ऐसे जो है आपको क्वेश्चन जब आप रहेंगे, करेंट अफेयर्स को पढ़ते रहेंगे, तब ये आप बना पाएंगे। चलिए, और एआईसीटीई का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज चेयरमैन ऑफ वर्किंग ग्रुप फॉर डिटरमाइनिंग द मेथोडोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई? निम्नलिखित में से भारत में उत्पादक मूल्य सूचकांक, पीपीआई क्या है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, हाँ, निर्धारित करने हेतु वर्किंग ग्रुप का जो गठन किया गया था, उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन क्या थे? एन गोल्डर थे। क्या इसका फंक्शनलिटीज क्या है? 2014 में ये कमेटी बनी थी, ठीक है, पीपीआई। इसका काम क्या था? दिस ग्रुप वाज चेयर्ड बाय, आपको देखिए इस समूह के अध्यक्ष जो है ये कर रहे थे। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका था वाज क्या, टू प्रपोज अ फ्रेमवर्क फॉर न्यू इंडेक्स, एक नया इंडेक्स आप बनाइए जो क्या करे, जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन को क्या करे, ठीक ढंग से मापे। क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में बहुत सारे गुड्स नहीं है, तो अब जरूरत पड़ी कि ऐसे डब्ल्यूपीआई अब उतना रिलेवेंस रखता नहीं है, इसीलिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का जो है यहाँ पे बनाया गया था। अब देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, थोक मूल्य सूचकांक, ये रिप्रेजेंट करता है केवल गुड्स को, सर्विस यहाँ पे इसमें नहीं होती है, सर्विसेज यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है। यूज एज मेजर ऑफ सम इन्फ्लेशन सम इकोनॉमी, कहीं कहीं पे कुछ अर्थव्यवस्था में इसको यूज करते हैं, हालांकि अब उतना यूज नहीं होता है डब्ल्यूपीआई का, क्योंकि सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है। इंडिया का भी सर्विस सेक्टर देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से ज्यादा, ज्यादा क्या बहुत ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है, शेयर है जीडीपी का। तो अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगर आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो क्या होगा, तो अगर आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सही से आपका इन्फ्लेशन ये चीज आपको नहीं बता पाएगा इकोनॉमिक सिचुएशन में, ठीक है। कैसे करते हैं इसका गणना? तो वही है, औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं पर मंथ, उस हिसाब से ये होता है। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड करेंट वर्सेस बेस ईयर कंपैरिजन करने में। अच्छा, करेंट ईयर और बेस ईयर क्या होता है? करेंट ईयर जो अभी चल रहा है, ठीक है, या जस्ट पिछला। लेकिन बेस ईयर क्या होता है, हम
मतलब हर इकोनॉमी का अपना अपना होता है, कभी 2011 रहा अपना, कभी 2016 रहा, जीवीए का भी चेंज हुआ, ग्रोस वैल्यू एडेड का। तो क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हमको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पता चले कि 2011 के तुलना में क्या चेंज हुआ। एक होता है कि अभी पिछले साल के तुलना में क्या चला, ये दोनों में आपका अंतर। प्लानिंग उस तरह से स्कीम बनाते हैं तो हमको हेल्प मिलता है। तो ये केवल गुड्स कर रहा था, उसमें आपको सर्विस नहीं था, इस कारण से। करेंट सीरीज जो है बेस्ड ऑन ईयर, क्या बेस ईयर 11-12, 7th रिवीजन हुआ जो कि 2017, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अभी आपको हम बता दिए कि WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, जो कि आपका लगभग 55% के आसपास जीडीपी का शेयर जो है, आपका टर्सरी सेक्टर, जो तीसरा जो सेक्टर है आपका सर्विस सेक्टर, वो करता है। उसको आप केवल गुड्स होने के कारण से आप 55% जो है आप जीडीपी का हिस्सा को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका WPI सही नहीं है। अच्छा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है ये क्या है? तो ये होलसेल प्राइस फ्रॉम प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव, ये प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से क्या करता है, उसके प्राइस को ये देखता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन हो रहा है उसी समय महंगाई ये देख लिया कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो ये आसान हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे देश जो है इसको यूज करते हैं, और कुछ देश जो है कोलेबोरेट कर लेते हैं, WPI, CPI और PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, सबको करके गहन चिंतन के एनालिसिस करने के बाद वो इन्फ्लेशन देखते हैं, ताकि उनका इकोनॉमी क्या हो सके, हेल्दी रह सके। अच्छा, PPI का जरूरत क्यों पड़ा? अभी बोलने के बाद आपको पता चल गया होगा कि सेवा क्षेत्र को आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, यानी 55% को आप, जो जीडीपी का शेयर है उसको इग्नोर हो रहा था WPI में। तो वो रीजन है, प्लस लेंदी रीजन था, तो न्यू मेथोडोलॉजी का जरूरत है, टाइम कंज्यूमिंग था, ये सब के कारण से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज एम्ड एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस गर्ल इन द एज ग्रुप ऑफ 11 से 11 टू 18, 11 से 18 साल, जो मेकिंग देम सेल्फ रिलायंट। निम्नलिखित में से कौन सी योजना 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट और उन्हें आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बनाने के उद्देश्य से चलाई गई थी? क्या था वो? तो ये था राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये तो क्या हो जाएगा, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंस गर्ल, ये आपका स्कीम था। ठीक है, जिसको सबला भी बोलते थे, क्या बोलते थे, सबला, SABLA। ठीक, मतलब सबल कर रहे हैं। सबल आपको क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर, सबला जब बोलते हैं तो अबला और सबला, अबला मतलब बेचारी सी औरत, अबला नारी, सबला क्या हो जाएगा, जो एम्पावर्ड वीमेन है, तो उसके लिए ये यूज हो रहा है। ठीक है, किस पे ये फोकस करता है, हाइजीन पे, हेल्थ पे, एम्प्लॉयमेंट पे, ये सब पे ये जोड़ देता है आपका। थैंक यू दोस्तों, क्योंकि अभी बिजली कटी हुई है उसके कारण से पावर चला जाएगा। तो अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो विराट कॉम्प्लेक्स, बोरिंग रोड, यहाँ पे आप आ सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। बाकी EPFO का जो पेपर है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं स्टडी मटेरियल, तो आपका यूट्यूब चैनल है
यहाँ पे इसको स्कैन कर सकते हैं और नेक्स्ट जेन इकोनॉमिक्स का जो आपका टेलीग्राम है इसको स्कैन करके आप उससे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।